नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास है वो मौर्य साम्राज्य का हमारा भाग नंबर 3 है और हम बात करेंगे अशोक के बारे में। पहले हमने बात की वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी, फिर बिंदुसार के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है अशोक के बारे में। तो ये तीन महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक का बात करें तो अशोक का शासनकाल है वो कब से कब तक रहेगा, तो आपको याद रखना है 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक ये अशोक का समय रहेगा। ठीक है, शासनकाल का समय रहेगा 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक। 273 ईस्वी पूर्व में घोषणा हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासन था वो 269 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। 269 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अशोक की 269 ईस्वी पूर्व से शासन माना जाता है। और अशोक का जो जन्म हुआ था, जन्म वो 304 ईस्वी पूर्व हुआ था। 304 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था अशोक का। मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्षों तक शासन किया है, ये भी चीज याद रखनी है। एक चीज ये याद रखना, अशोक है, अशोक अशोक के पिता का क्या नाम? अशोक के पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार था। और अगर बात करें माता का नाम है तो शुभधांगी। शुभद्रांगी ये माता का नाम था, जो चंपा राजकुमारी थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। ये भी चीज आपको याद रखनी है। बात करें अशोक का नाम है वो देव नाम प्रिय नाम है। क्या है? देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रिय है। ये क्या है? उपनाम है। क्या है ये? उपनाम है अशोक का। ये भी चीज हमें याद रखनी है। एक चीज ये भी याद रखनी है कि अशोक का नाम है पुराणों में, पुराणों में अशोक का नाम है वो बात करें अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन। पुराणों में नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन नाम मिलता है। अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। और बात करें, एक है मास की, मास की, और एक है गुजरा अभिलेख। इसमें क्या नाम मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये जो मास्की है ये रामचूर जिला है, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये चीज याद रखना, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, दतिया जिला, दतिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। तो मास्की और गुजरात जो अभिलेख है उसमें क्या बताया गया है? अशोक का नाम अशोक मिलता है, उपनाम है वो देव नाम प्रिय है, और पुराणों में अशोक वर्धन नाम मिलता है। ये भी चीज याद रखनी है हमें। उसके बाद देखो, एक चीज ये भी याद रख लेना, अशोक में 269 ईस्वी पूर्व के बाद में 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व एक युद्ध होता है जिसे हम बात करते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध होता है जो राजा खारवेल के साथ होता है। राजा खारवेल और अशोक के बीच में युद्ध होता है। उसकी बात करें, वो हमें अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें हमें जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है। या बात करें धौली शिलालेख में, धौली शिलालेख, शिलालेख ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये चीज याद रखना, 13वें शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है। और बात करें जो कलिंग नरेश जो खारवेल है वो जैन धर्म का अनुयायी था, और अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये याद रख लेना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो खारवेल है जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी चीज याद रख लेना। 13वें शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है जो धौली शिलालेख है उसमें। उसके बाद ये चीज याद रखना, इस कलिंग युद्ध के बाद में जो भेरी घोष है, भेरी घोष वो त्याग देता है। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति। ये भी चीज याद रखना, युद्ध की जो नीति है वो त्याग देता है। ठीक है, युद्ध की नीति त्याग देता है और बौद्ध धर्म की नीति अपना लेता है। बौद्ध धर्म की जो नीति है वो अपना लेता है, जिसे हम बात करें धम्म घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म घोष कहते हैं। धम्म घोष मतलब कि शांति की नीति, शांति की नीति अपना लेता है इस कलिंग युद्ध की विजय के बाद में। कलिंग युद्ध के बाद में ये भेरी घोष को त्याग देता है, और धम्म घोष है वो शांति की जो नीति है वो अपना लेता है, मतलब बौद्ध धर्म की जो नीति है वो अपना लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में बात करें, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा ग्रहण की थी वो किससे की थी? तो आप याद रखना, उपगुप्त से की थी। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा ग्रहण की थी वो किससे की थी? उपगुप्त से की थी। ये भी चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद एक चीज ये भी याद रख लेना कि जो अशोक है ये इससे पहले, शासन से पहले, ये याद रख लेना कि ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला,
तक्षशिला, या बात करें हम अवंती पढ़ते हैं, जैसे उज्जैन पढ़ते हैं, शिप्रा नदी के किनारे में महाकाल नगरी, जो अवंती है और तक्षशिला है वहां का सूबेदार हुआ करता था। जो पेशावर पाकिस्तान में तक्षशिला और अवंती है, जो उज्जैन हम बात करते हैं, तो वहां का ये सूबेदार हुआ करता था। वहां का सूबेदार हुआ करता था अशोक, ये भी चीज याद रख लेना। और उस समय बात करें जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो वो याद रख लेना। इसके समय में इनका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, राधा गुप्त हुआ करता था। तो ये भी चीज याद रख लेना, अशोक के समय में भी प्रधानमंत्री राधा गुप्त हुआ करता था। और जो इस इनका इसका जो पिता है बिंदुसार, उसके समय में प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, राधा गुप्त हुआ करता था। ठीक है, ये चीज है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अशोक की पत्नी है उसका नाम है कारुवाकी। ठीक है, पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम है कारुवाकी, कारुवाकी। ठीक है, बात करें पुत्र का क्या नाम है, महेंद्र। और पुत्री का नाम आपको याद रखना है संघमित्रा। क्या नाम है, संघमित्रा, ये पुत्री का नाम है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। ठीक है, जो अशोक है उसने अपने जो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहा भेजा, श्रीलंका भेजा। ये भी आपको याद रखनी है, श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के। ठीक है, ये चीज यहां से याद रख लेना। उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर में बात करें, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें, तो इसमें एक है श्रीनगर। श्रीनगर भी किसने बसाया, तो हमें याद रखना है अशोक ने बसाया। एक पुस्तक है जो कलहण की है, कलहण की एक पुस्तक है जिसे हम पढ़ते हैं राज तरंगिणी। बात करें राज तरंगिणी, राज तरंगिणी में हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी चीज हमें याद रख लेना, जो श्रीनगर है वो किसने बसाया, अशोक ने बसाया। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये भी याद रख लेना कि जो कलहण की एक बुक है राज तरंगिणी, इसमें क्या बताया गया है कि जो अशोक है उसे शिव का उपासक कहते हैं। ठीक है, अशोक है वो शिव का उपासक है, ये भी चीज याद रखना, अशोक है वो शिव का उपासक है, ये भी चीज याद रखना। इस राज तरंगिणी से ही पता चलता है अशोक है वो शिव का उपासक है। ठीक है, शिव का उपासक है। और बात करें एक जो नेपाल में एक शहर बसाया था जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ललित पतन। क्या कहते हैं, ललित पतन। ललित पतन ने एक नगर बसाया। ठीक है, जो नेपाल में एक नगर बसाया वो क्या नाम है उसका, ललित पतन। ये भी चीज याद रख लेना। ठीक है, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। और मास्की और जो गुजरा शिलालेख है उसमें क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये भी चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे यात्रा के बारे में। अशोक ने यात्रा एक तो की थी 10 वर्ष की आयु में, वो बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की बात करें, बोध गया है वहां का भ्रमण किया था। ठीक है, और एक बात करेंगे 20 वर्ष की आयु में, जो याद रखना है आपको, लुम्बिनी, लुम्बिनी का भ्रमण किया था। तो ये चीज याद रखना, लुम्बिनी का भ्रमण किया था। इसमें एक चीज ये याद रखना, यहाँ के जो व्यक्ति हैं उन पर जो कर लगा हुआ था वो है ना, वो समाप्त कर दिया अशोक ने। ये चीज याद रखना, वहां के व्यक्तियों पर जो कर लगा हुआ था, जो उन्हें देना पड़ता था कर, वो समाप्त कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध है उसके जन्म हुआ था। ये चीज याद रख लेना, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो कर था वो समाप्त कर दिया, किसने, अशोक ने कर दिया। ठीक है, एक चीज ये भी याद रख लेना, एक है नेपाल के तराई क्षेत्र। नेपाल के तराई क्षेत्र में है एक रुमन देई, रुमन देई एक शिलालेख है, रुमन देई शिलालेख है। उसमें बात करें बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में बताया गया। ठीक है, बात करें जो महात्मा बुद्ध है, जो बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में हमें उनके जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो रुमनदेही शिलालेख है उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में, जो उनके जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो रुमनदेही जो शिलालेख है उसमें हमें पता चलता है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो शिलालेखों का बात करें, शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो अशोक ने की थी। बात करें शिलालेख की, तो जो शिलालेख है, शिलालेख
शिलालेख की सबसे पहले शुरुआत की थी वो किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा शिलालेख है वो 7वां शिलालेख है। ठीक है, 1750 में शिलालेख है वो, बात करें उसकी हमें जानकारी मिलती है, बात करें वो खोजे गए थे, वो याद रखना आपको, टी पैंथर द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, किसके द्वारा खोजे गए थे? टी पैंथर द्वारा, टी पैंथर द्वारा खोजे गए थे। बात करें पढ़े नहीं गए थे, पढ़े किसके द्वारा गए? तो आपको याद रखना 1837 में एक है जेम्स प्रिंसेप, उसके द्वारा पढ़े गए। बात करें जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए जो शिलालेख है, जो पढ़े गए थे, वो हमें याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए, ये भी चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, और बात करें जो शिलालेख लिखने के लिए जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिली थी? तो हमें याद रखना है जो शिलालेख लिखने की प्रेरणा मिली थी वो दारा प्रथम से मिली थी। ठीक है, दारा प्रथम से। ठीक है, या डेरियस भी बोलते हैं, डेरियस, डेरियस फर्स्ट। ठीक है, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट से प्रेरणा मिली थी अशोक को, उसके बाद लिखवाने शुरू किए थे जो शिलालेख है वो। ठीक है, 1750 में खोज की गई थी, डी टी पेंथर द्वारा पढ़े गए थे वो 1837 में, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए थे जो शिलालेख थे वो। बात करें कौन सी लिपि में थे, तो एक तो याद रखना है अरेमाइक लिपि, अरेमाइक लिपि याद रख लेना, एक ग्रीक याद रख लेना। ठीक है, और एक खरोष्टी याद रखनी है आपको, खरोष्टी, और एक याद रखनी है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जो अरेमाइक लिपि है ये विदेशी लिपि, ये बात करें ये दोनों लिपि हैं जो अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख हुए हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? अरेमाइक और ग्रीक, जो ग्रीक लिपि है उसका प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान में जो भी अभिलेख है उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये खरोष्टी लिपि है, ये याद रखना है आपको, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। उसके बाद याद करें ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो भारत में जितने भी शिलालेख हुए हैं उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये भी चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, जो 13वां शिलालेख में है उसमें कलिंगी के युद्ध के बारे में बताया गया है, ये भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अशोक में, बात करेंगे स्तंभ की, यदि बात करें स्तंभ, तो कितने स्तंभ हैं? 7 स्तंभ हैं जो 6 जगह से मिले हैं। कितनी जगह से मिले हैं? 6 जगह से मिले हैं, 7 स्तंभ है। ठीक है, ये भी चीज हमें याद रखनी है। उसमें सबसे पहले याद रख लेना कि दिल्ली टोपरा का भी याद रखना है, एक तो दिल्ली टोपरा, ये हरियाणा में यमुनानगर में है। ठीक है, ये 1356 में फिरोज शाह तुगलक है वो इसे उठाकर कहां ले गया? दिल्ली ले गया। ठीक है, एक याद रख लेना दिल्ली मेरठ, इसे भी फिरोज शाह तुगलक उठाकर कहां ले गया? दिल्ली मेरठ ले गया, ये भी चीज याद रख लेना। एक याद रखना है आपको प्रयाग, प्रयाग जो स्तंभ है ये भी याद रखना है, जिसे हमें कोसाम्बी बोलते हैं। ठीक है, कोसाम्बी, कोसाम्बी स्तंभ बोलते हैं, ये चीज याद रखना, कोसाम्बी स्तंभ है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कौशाम्बी स्तंभ को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये चीज याद रख लेना। जो प्रयाग स्तंभ है ये इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, और इसमें एक चीज ये याद रख लेना कि ये अकबर के किले में है, ये याद रखना अकबर के किले में है। इसे खुदवाया किसने? 1605 में जहांगीर ने खुदवाया, 1605 में जहांगीर ने खुदवाया, ये चीज भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये अकबर के किले में है। उसके बाद एक चीज ये भी याद रख लेना कि एक हरिसेन हुए हैं जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, वो भी इसी स्तंभ है, जो प्रयाग स्तंभ है उसी में ही लिखा गया है, ये भी चीज याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना रामपुरवा है, एक रामपुरवा जो स्तंभ है, एक ये याद रख लेना। एक लोहरियागंज है, लोहरियागंज है, एक लोहरिया राज है। ठीक है, ये चंपारण बिहार में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखनी है हमें इसी में ही, कि जो प्रशासन व्यवस्था, अशोक में बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था, जो प्रशासन व्यवस्था है ना, प्रशासन व्यवस्था उसमें सबसे छोटी इकाई है ग्राम।
ठीक है। उसके मुखिया को क्या कहते हैं, ग्रामिक कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है, जिसके मुखिया को क्या कहते हैं, ग्रामिक कहते हैं। जैसे हम सरपंच भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे, प्रांत के बारे में। प्रांत पहले चार जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चार प्रांत हुआ करते थे, जिसे हम चक्कर पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। ठीक है, चार हुआ करते थे, अशोक के समय में वो 5 हो गए। ठीक है, जिसे हम चक्कर कहते हैं वो 5 हो गए। ये भी चीज याद रख लेना। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना कि जो युद्ध क्षेत्र है ना, युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध क्षेत्र में बात करें, नेतृत्व करने वाला है, उसे क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। ठीक है, उसे नायक कहते हैं। और बात करें सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते हैं। ये भी चीज याद रखना, सरकारी भूमि को क्या कहते हैं, सरकारी भूमि को क्या कहते हैं, सीता भूमि। ठीक है, और सीता भूमि। और जो युद्ध क्षेत्र है ना, इसमें बात करें नेतृत्व करने वाले को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। और एक चीज ये भी याद रख लेना, मौर्य साम्राज्य की बात करें, मुद्रा की बात करें तो पण है। ठीक है, उसके बाद ये चीज याद रखना कि जो मौर्य साम्राज्य है, इसका जो अंतिम जो राजा है वो कौन था, वैदरथ था। कौन था, वैदरथ। कौन था अंतिम राजा, वैदरथ था। वैदरथ, ये चीज याद रख लेना कि 185 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व एक शुंग वंश में हुआ, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है, वो हत्या कर देता है। ये वैदरथ का सेनापति होता है। सेनापति, वैदरथ का सेनापति होता है, और इसकी हत्या करके और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम शुंग वंश की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अंतिम जो राजा है वो कौन हुआ है, वैदरथ हुआ है, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग है वो वैदरथ की हत्या करता है और एक नए साम्राज्य की नींव रखता है, जो शुंग वंश के बारे में जैसे हम जानकारी रखते हैं वो। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में, वो हमने लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने बात कर ली, और आज की क्लास है वो खत्म होती है। धन्यवाद।